नमस्कार, मैं डॉक्टर महिपाल चौबे, पशु पोषण विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान संकाय, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बरकच्छा की तरफ से स्वयं कोर्स पोषण एवं आहार न्यूट्रिशन एंड फीडिंग के 8वें मॉड्यूल पोषण में वर्तमान रुझान और चुनौतियां के 39वें व्याख्यान स्थायी पोषण और आहार प्रथाएं में स्वागत करता हूं। तो स्थायी पोषण एवं आहार प्रथाएं, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस, तो यह है क्या? तो सस्टेनेबल न्यूट्रिशन या स्थायी पोषण एक ऐसा पोषण का तरीका है जिसमें मनुष्य स्वस्थ रहते हुए नैतिकता से पोषण का सेवन करे और साथ ही साथ पर्यावरण का प्रबंधन भी हो, जिसमें कि पर्यावरण का नुकसान भी कम से कम हो। यानी कि जो आहार है उसको हम समुचित तरीके से, न्यायिक तरीके से, मतलब अधिक जरूरत से अधिक सेवन न करते हुए प्रकृति को भी बचाएं और जो हमारे सामाजिक और आर्थिक जो बिहेवियर हैं, हमारे जो तरीके हैं, उनको मानते हुए अपने आपको स्वस्थ रख पाएं। तो ये जो है, यही है हमारा सस्टेनेबल न्यूट्रिशन या स्थायी पोषण। इस आज के व्याख्यान में हम यह देखेंगे कि ये जो आहार है, ये हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि हमारे इस धरती को भी, भविष्य को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, या हम अपने आहार प्रणाली को इस तरीके से चलाएं कि हमें आहार तो मिले ही, साथ ही साथ वह आगे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे, ताकि वो भी उसका सही ढंग से सेवन कर सके, उसका दोहन ना हो। हम इसमें ऐसे समाधानों पर विचार करेंगे और जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इन दोनों का सामंजस्य बैठाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उपाय, उस पर बात करेंगे। तो अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन की 2020 की परिभाषा के हिसाब से जाएं तो स्थायी पोषण या सस्टेनेबल न्यूट्रिशन जो है, डाइट विथ लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट दैट कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी एंड हेल्दी लाइव्स। यानी ऐसा आहार जो हमारे खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन दोनों को योगदान करते हुए पर्यावरण पर भी अनुकूल प्रभाव, यानी कि उसका सामंजस्य बैठाना तीनों का, यही जो है स्थायी पोषण है। तो इसके मुख्य आयाम क्या हैं? इसके 3 मुख्य आयाम हैं, हमारी प्रकृति, एनवायरनमेंट या पर्यावरण, फिर इकोनॉमिक्स की जो आहार हो वो इकोनॉमिकल हो, और सोशियो कल्चर, जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनका भी सम्मान हो, साथ में वह लाभकारी हो, और साथ ही साथ पर्यावरण के या हमारी इस धरती के ग्रह के अनुकूल भी हो। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक स्टूल हो जिसके ये तीनों पाए हों, पैर हों, और अगर किसी एक पैर को तोड़ेंगे तो वो स्टूल खड़ा नहीं रह पाएगा। यानी जो हमारा सस्टेनेबल स्थायी पोषण का कॉन्सेप्ट है, विचार है, वह खड़ा नहीं रह पाएगा, चल नहीं पाएगा। तो इसके जो सिद्धांत हैं सस्टेनेबल पोषण के, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला सिद्धांत में जो सबसे पहला जो पॉइंट है या जो पक्ष है, वो है संतुलित और विविध आहार। यानी कि जो हमारा आहार होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए और विविधताओं से भरा होना चाहिए। हमारे आहार में जितनी विविधता होगी उतना ही हमारा आहार संतुलित होगा और उसमें सारे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उन सब की मात्रा ज्यादा अच्छी रहने की संभावना बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ इसमें हमें यह भी ध्यान देना होगा कि जो वनस्पति या पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ हैं उन पे ज्यादा जोर दिया जाए। यानी कि फल, सब्जियां, दालें या जो है साबुत अनाज, इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और पशु जनित जो आहार हैं उनका इस्तेमाल कम हो, क्योंकि जो पशु जनित आहार हैं उनका ग्लोबल हाउस गैस या उसका हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो इसलिए उनको हम कम रखें। साथ ही साथ हम यह भी ध्यान दें कि जो हमारा फूड वेस्ट है, खाद्य अपशिष्ट है, वो कम से कम हो। यानी कि हम मील प्लान करके बनाएं कि हमें कितने भोजन की आवश्यकता उतना ही बनाएं, उसको ढंग से उसका भंडारण करें और जो बचे उसको, जो
आहार या खाना बच जाता है उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि पर्यावरण पर हमारे कम से कम नुकसान उसका पहुंचे और आहार का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि जो आहार है या खाद्य पदार्थ हैं वो स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा चयन किया जाए, यानी कि जो हमारे लोकल फूड आइटम्स हैं, जो हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन आहारों पर हम ज्यादा निर्भर रहें और साथ ही साथ जिस मौसम में हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम कहीं दूर, जैसे अगर हम कहीं दूर दूसरे राज्य से आने वाला या दूसरे देश से आने वाला कोई खाद्य पदार्थ ज्यादा खाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको ले आने में, जो उसको ट्रक से लोडिंग अनलोडिंग करने में और जो फ्यूल का या ईंधन का खर्च होता है, जिसकी वजह से ज्यादा जो है कार्बन का उत्सर्जन होगा और हमारे पर्यावरण पर उसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि जो सीजनल या मौसमी खाद्य पदार्थ होते हैं वह ज्यादा न्यूट्रिशियस और ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। ऐसा एक आंकड़े के अनुसार जो भी हमारा विश्व का लगभग 30% फूड जो है, आहार जो है, खाना जो खाद्य पदार्थ वेस्ट होता है, जो कि ग्लोबल हाउस गैस इमिशन में 8% तक का योगदान देता है। तो इसको हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे खाद्य विकल्प होने चाहिए वो पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए। वो अगर ऑर्गेनिक हो सके, सस्टेनेबल फार्म से हो तो ज्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी यानी जैविक विविधता को भी बढ़ावा देने वाला हो, ऐसा हमारे जो खाद्य विकल्प हैं होने चाहिए। एनिमल प्रोडक्ट या जो पशु जनित आहार है, उत्पाद हैं, उनकी खपत हम संयम और जरूरत के हिसाब से ही करें, अतिरिक्त या अधिक सेवन न करें। क्योंकि जो पशु आधारित खाद्य पदार्थ होते हैं उनके उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन वाली जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, मीथेन या कार्बन, इनका उत्सर्जन ज्यादा होता है। जैसे एक आंकड़े के अनुसार 1 किलो अगर हम मीट का प्रोडक्शन करने के लिए लगभग 60 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। वहीं 1 किलो दाल के लिए सिर्फ 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यानी अगर हम वनस्पतीय आधारित खाद्य पदार्थ लेंगे तो ज्यादा होगा। और जो पशु जनित आहार है उनका संयमित या जरूरत के हिसाब से ही सेवन होना चाहिए। अल्ट्रा प्रोसेस, जो अधिक प्रोसेस्ड फूड है उनका सेवन कम करें, क्योंकि उसके पैकेजिंग में बहुत सारा प्लास्टिक लगता है और उससे भी वेस्ट होता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रोसेस्ड फूड का कम से कम इस्तेमाल किया जाए और जो भी हमारे पास संसाधन है उनका हम कुशल और अच्छे तरीके से इफिशिएंटली इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हम ये जो सस्टेनेबल स्थायी पोषण है और आहार पद्धतियां हैं इनको अपनाते हैं तो हमें क्या लाभ हो सकता है। तो पहला लाभ है हमारा स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य लाभ बेहतर होगा, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा। बहुत सारी बीमारियां जो मोटापा, हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज, इनसे बचे रहेंगे और हमारा जो मानसिक वेलबींग जो है, मानसिक संतुलन या शारीर जो है वो भी अच्छा बना रहेगा। साथ ही साथ ये हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करेगा, उसका बचाव करेगा और जितना ही पॉल्यूशन या पर्यावरण का बचाव होगा हमारे लिए वो अच्छा होगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा होगा। दूसरा, जब हम कम खाद्य अपशिष्ट यानी कि वेस्टेज फूड का कम करेंगे, अच्छे तरीके से प्लानिंग करेंगे, तो जो हमारा पैसा है, जो आहार पे खाने को खरीदने में जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है वो भी हमारा बचेगा, यानी हमें पैसे कम खर्चने पड़ेंगे और वो जो आहार हम बर्बाद कर रहे थे वो किसी और जरूरतमंद के भी काम में आ सकता है। साथ ही साथ इसमें जो है जो स्थानीय किसान है, चूंकि हम जो स्थायी पोषण है इसमें हम लोकल चीजों, जो आपके आसपास उत्पादित हो रही चीजों, उन पे ज्यादा निर्भर करेंगे। तो जो हमारे आसपास के किसान हैं, उत्पादक किसान हैं, उनको उनकी आय बढ़ेगी क्योंकि उनकी फसलों का, उनके खाद्य पदार्थों का खरीद ज्यादा होगी, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा सुदृढ़ होगी और जो छोटे किसान हैं उनको उनकी आमदनी या जो उनकी उपज है उसका सही दाम मिलने में भी सहायता होगी। तो और साथ ही साथ चूंकि हम लोकल चीजों पे निर्भर रहेंगे ज्यादा, एक स्थायी पोषण में हम आसपास की चीजों, जो आहार है, खाद्य पदार्थ हैं, उन पर निर्भर रहेंगे और फूड का जो वेस्टेज है, अपशिष्ट है, उसको भी बचाएंगे। तो जाहिर सी बात है हमारा जो धन होगा या हमारे पैसे का खर्च जो होगा वो कम हो जाएगा और हम धन की भी बचत कर सकते हैं। और जो भविष्य में कई बार ऐसा होता है कि खाद्य की आपूर्ति कम होने लगती है, उस समस्या से भी हमें निदान मिलेगा। और पशु कल्याण, जो जानवर हैं, अगर चूंकि हम जानवरों के आधारित खाद्य पदार्थों का सेवन संयमित कर देंगे जो है,
तो जाहिर सी बात है कि जानवरों के ऊपर जो अत्याचार या जो भी उनके ऊपर अमानवीय तरीके से उनको पाला जाता है, जो एक होड़ मची हुई है, उस तरीके से पशुओं का कल्याण या उनका वेलफेयर को भी हम प्रमोट करेंगे। साथ ही साथ यह जो है नैतिक खाद्य प्रणाली जो है उसको भी प्रोत्साहित करेगा। मतलब जो आहार है यह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, यह आहार सभी के लिए है और किसी का इसका अधिक सेवन करना, दोहन करना कहीं ना कहीं से यह नैतिकता नहीं है। तो जब हम उसका संयमित मात्रा में सेवन करेंगे तो यह नैतिक खाद्य प्रणाली को भी प्रोत्साहित करेगा। इसको हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे अगर बच्चों के लिए हम बात करें कि जो इसको किस तरह से लागू किया जा सकता है, तो हमें कुछ अपने खान पान की आदतों में बदलाव लाना होगा और बच्चों को कुछ चीजें सिखानी होंगी। जैसे जो बच्चा जब 6 महीने तक है तो उसको सिर्फ माँ के दूध पर ही रखा जाएगा और उसको समय समय पर जो कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक आहार हैं वो दिए जाएं और साथ ही साथ बच्चों को पेरेंट्स या जो उनके अभिभावक हैं बच्चों को न्यूट्रिशनल एजुकेशन यानी आहार से संबंधित जो भी जानकारी है, उससे संबंधित जो भी शिक्षा है वो दी जाए कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे लिए अच्छे हैं। प्रोसेस्ड फूड जो है वो ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जो फास्ट फूड जिसकी बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं से ये हम इन्वायरमेंट को भी, अपने पर्यावरण को भी इन सब चीजों से बचाएंगे। खान पान की आदतें में क्या होगा, हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जितने ज्यादा आहार के प्रकार खाद्य पदार्थ हैं उनको हमें मिलाना होगा, जिससे कि हमारा आहार ज्यादा संतुलित बनेगा। हमें जिस सीजन में जो हो रहा है, मतलब जिस मौसम में हो रहा है, उसी मौसम के फल, सब्जियों और खाद्य पदार्थों का सेवन करने की आदत डालनी होगी। साथ ही साथ हमें यह प्रयास करना पड़ेगा कि हम बाहर खाना कम खाएं और घर में बने हुए खाने को ज्यादा खाएं। घर में बना हुआ खाना ज्यादा लाभकारी, स्वास्थ्यप्रद भी होता है बाहर की तुलना में और बीमारी होने का भी खतरा जो है वो कम रहता है और साथ ही साथ हमारे पैसे भी बचते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, उसकी दाम ज्यादा होती है। उस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को पैकिंग करने में जो प्लास्टिक खर्च होता है, अगर आप वो कम खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप प्लास्टिक के उपयोग को भी कम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने पैसे बचा रहे हैं और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी आपके नहीं हो रहा है। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है उसका इस्तेमाल हमें कम करना होगा। एनिमल प्रोडक्ट, जो पशु आधारित खाद्य पदार्थ हैं जैसे दूध, मीट, अंडा, उनका अनावश्यक इस्तेमाल से बचना होगा हमें। जितनी आवश्यकता हो, जितना रिकमेंडेड हो अलग अलग एजेंसियों द्वारा, इंस्टीट्यूट द्वारा, उसके आधार पर ही हमें चलना, उतना ही लेना होगा। और जो हमारे आहार का साइज है, जितनी आवश्यकता है, ओवर ईटिंग नहीं करनी होगी, क्योंकि मोटापा एक बड़ी समस्या होती जा रही है। तो ओवर ईटिंग से बचना होगा और जो लेफ्ट ओवर बचा खुचा खाना है उसकी प्लानिंग अच्छी करनी होगी ताकि हम उसका सही से इस्तेमाल कर सकें। और इसके लिए हम अब बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स, क्या हम कदम उठा सकते हैं कि हम स्थायी पोषण की तरफ बढ़ें। तो उसमें सबसे पहला होगा कि हम, जैसा पहले भी बात कर चुके हैं, पौधे या वनस्पति पर आधारित खाद्य पदार्थ, सब्जियां, फल, दालें, चावल, इन पे ज्यादा निर्भर करें। और जो पशु आधारित खाद्य पदार्थ हैं उनको मध्यम स्तर पर अधिक इस्तेमाल न करें। ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों के पास, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो पनीर, चिकन, अंडा, इसका इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं, अनावश्यक रूप से करते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और कहीं ना कहीं इसका प्रतिकूल प्रभाव पौधों के, जो जानवर हैं उनके ऊपर भी पड़ता है और हमारे पर्यावरण के ऊपर भी पड़ता है। जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उनमें कमी लानी होगी और हमें कोशिश करनी होगी कि कम से कम प्रोसेस्ड फूड या अधिक से अधिक साबुत दाने, अंकुरित दाने या कम से कम प्रोसेस्ड फूड जो है उनको खाया जाए। संतुलित आहार होना रखना पड़ेगा हमें। एक जो इसमें बहुत अच्छी चीज है कि हमें उदाहरण के द्वारा शिक्षित और नेतृत्व, यानी अगर मैं घर में बड़ा हूं, अभिभावक हूं, तो मैं खुद जब ये चीजों को फॉलो करूंगा, इनका पालन करूंगा, तो मेरे बच्चे भी या मेरे आसपास के लोग मुझे देख करके इसका अनुपालन करेंगे। तो यानी खुद हम उदाहरण बने कि लोगों को दिखाएं कि नहीं, एक स्थायी पोषण, एक अच्छा पोषण कम दाम में पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए किस तरह से लिया जाता है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे देख करके मेरे बच्चे और मेरे परिवार के दूसरे सदस्य, मेरे रिश्तेदार, वो भी इसके लिए प्रेरित होंगे। उसके बाद जो है हम अपने सांस्कृतिक रूप से जो स्वीकार्य और किफायती भोज्य पदार्थ हैं उनका सेवन करें। अगर मैं दक्षिण भारत में हूं तो जो वहां की संस्कृति के आहार हैं उनका सेवन कीजिए। अगर आप उत्तर भारतीय हैं या पश्चिम भारतीय हैं तो जिस क्षेत्र में जिस तरह के आहार का सेवन किया जाता है उस तरह के
आहार का हम जो है उसको स्वीकार करें और वही हमारे लिए उस क्षेत्र में किफायती भी रहेगा। और कोशिश हमें ये करनी हो कि वेस्ट जीरो हो जाए, जो हमारा आहार है, जो हमने खाना बनाया है उसका वेस्टेज जीरो करना है। और कम से कम, जितना कम से कम हो सके, जब हम घर में रहें या आसपास में घर के रहें तो पैकेज फूड को ना कहना होगा, उसे मना करना होगा, उसे नहीं खाना होगा। इसके अतिरिक्त हम और अतिरिक्त जो है स्टेप्स क्या ले सकते हैं, तो उसमें है जो कि भोजन को बर्बाद ना करना। अब भोजन को बर्बाद कैसे, उसकी जो बर्बादी है उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो उसके लिए पहला होगा कि हमें भोजन को अच्छी तरीके से भंडारण या स्टोरेज प्रॉपरली करना होगा, ताकि यानी जो खाना बन गया है अगर ज्यादा है तो उसको फ्रिज में रखें या वैक्यूम या ढक करके रखें ताकि वो जल्दी से जल्दी खराब ना हो सके। हमें प्लानिंग करके खाना बनाना, अगर मेरे घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों का ही खाना बने, 6 लोगों का ना बने, जिससे कि खाने की बर्बादी कम से कम हो। और जो अगर कोई लेफ्ट ओवर कोई खाना बच भी जाता है तो उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, अगर कोई जरूरतमंद है तो उसको दे सकते हैं, कहीं उसको बंटवा सकते हैं, या उसको फिर से दोबारा प्रोसेस करके उसका वेस्टेज जो है उसको बचाया जाए, या जो एक्स्ट्रा फूड हो रहा है उसको डोनेट कर दें किसी गरीब को इसकी आवश्यकता हो। हमारे घर के आसपास बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे गरीब, तो उनको हम दे सकते हैं, खिला सकते हैं। और या फिर उसका ऑर्गेनिक वेस्ट, कंपोस्ट खाद बना सकते हैं कहीं मिट्टी में डाल करके, ताकि वो कम से कम पौधे के उत्पादन में या जो हमारे सब्जियां हैं या फल हैं खेत में, उसका उत्पादन में कहीं ना कहीं से उसको चैनलाइज कर पाए। इसके अलावा और भी कुछ सुझाव हो सकते हैं कि जब भी हम कोई सामान खरीदें तो बड़े पैकेट का सामान खरीदें। छोटे छोटे पैकेट के बजाय बड़े पैकेट के सामान का इस्तेमाल करने से हम प्लास्टिक के उपयोग को कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 100-100 ग्राम के 10 पैकेट खरीदने की बजाय 1 किलो का पैकेट खरीदना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। जब भी बाहर जाएं तो रीयूजेबल, मतलब कि जिनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, या कपड़े का बैग झोला लेके जाएं जिससे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो। अगर हो सके तो अपने घर में किचन गार्डन बनाएं और सब्जियां और कुछ मसाले खुद उगा सकते हैं। और कोशिश करना चाहिए कि जो फार्मर मार्केट है, जो किसान है, किसान से अगर हम डायरेक्ट चीजें खरीदते हैं, डायरेक्ट खाद्य सामग्री खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं से हम किसानों का भी प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है। और हमारे फ्यूचर के गोल क्या हो सकते हैं इस स्थायी पोषण के लिए, तो उसका सबसे पहला गोल होगा कि जो हमारी खाद्य प्रणाली है वो स्थायी हो। स्थायी का मतलब हो कि जो लोकल फूड चेन है, किसान से डायरेक्ट हमारे तक फूड कैसे आता है, इसकी कोई संरचना करनी होगी, इसका ढांचा बनाना होगा। जो फेयर ट्रेड, मतलब जो उचित मुआवजा है, अगर कोई हमारे यहाँ किसान काम कर रहा है, कोई सब्जी है, तो उसका जो उचित दाम है वो हम किसानों को दें, मजदूरों को दें। और जो अनुकूल उसकी प्रैक्टिसेस हैं, उसकी जो अभ्यास है वो होना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि सभी को एक संतुलित और पोषण युक्त आहार मिल सके। ऐसा ना हो कि हम जरूरत से ज्यादा पोषण ले रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से किसी दूसरे मनुष्य को पोषण की कमी हो सकती है। खाद्य सुरक्षा में और उसमें स्थिरता होनी चाहिए, उसके लिए सभी को जो है पोषक आहार मिलना चाहिए। हमें ऐसी कोशिश आहार लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आहार है वो हमारे भविष्य की जो पीढ़ियां आने वाली हैं उनके लिए भी बचा रहे। जमीनों में अधिक खाद का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका दोहन नहीं होना चाहिए, उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो बची रहनी चाहिए। और इसके लिए जो हमारा समाज है, किसान है और सरकार है, तीनों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, जिससे कि हम एक स्थायी खाद्य सुरक्षा और स्थिरता की तरफ बढ़ सकें। इसमें नीति निर्धारक जो हमारे घटक हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो हमारी सरकार है, जो सस्टेनेबल फार्मिंग यानी स्थायी पोषण के लिए काम कर रहे हैं, उनको इसके लिए इंसेंटिव्स या प्रोत्साहन दे सकती है। और फूड से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड बच्चों को, किसानों को इसकी शिक्षा या उसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। और वैश्विक स्तर पर जो है सहयोग, ताकि जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं उनको बनाया जा सके। सभी देशों में आपसी सहयोग होना चाहिए। कहीं पर अगर कहीं किसी देश में, विश्व के किसी कोने में किसी भोज्य पदार्थ की कमी है और जहां अधिकता है, तो यहां से वहां उसको ट्रांसफर किया जा सके, ताकि सभी लोगों को भोजन, पौष्टिक भोजन की जो है सेवन जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि स्थायी पोषण जो है
वह सिर्फ हमें पोषण देता है नहीं देता है, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है, हमारी जेब पर भी भारी नहीं पड़ने देता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि वह पर्यावरण के अनुकूल होता है। तो स्थायी पोषण जो है इसके बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में हमें इस पर काम करना है, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ भी छोड़ के नहीं जा पाएंगे। तो स्थायी पोषण हमारा फ्यूचर है और उसके लिए हमें काम करना होगा। धन्यवाद।